अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ यही बना दिया जाए, चलो यही बनाते हैं। बताओ कैसा ग्राफ बनेगा जल्दी से, शाबाश। हमें बनाना है ग्राफ, किसका किसका बनाएंगे, कौन सी चीज टेम्परेचर के साथ वेरी हो रही है। रेट कांस्टेंट, क्या वेरी हो रही है, रेट कांस्टेंट। तो जाहिर सी बात है उसी का बनाएंगे, और किसके साथ बनाएंगे, जिसके साथ वेरी हो रही है, यानी टेम्परेचर के साथ। तो एल एन के का ग्राफ हम लोग 1/T के साथ बनाएंगे, इसलिए ये सिंपल बनता है। टी के साथ वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमें एनसीईआरटी से कहा आप यही वाले से काम चला लो, तो हम यही वाले से चलाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो बताइए कैसा ग्राफ बनेगा जल्दी से। सीधा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू एम एक्स नहीं आ गया, y इज इक्वल टू, ये तो हो गया c, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का लॉग भी कांस्टेंट, और ये माइनस ई ए अपॉन आर, ये भी कांस्टेंट, क्योंकि एनर्जी ये भी कांस्टेंट और आर भी कांस्टेंट। तो बचा क्या, बचा 1/T। तो देखो ये मैंने तो ये मेरा हो गया m, ये हो गया x, ये हो गया, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू वाई। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, एल एन ए और एल एन ए, ठीक है। तो बनाइए स्ट्रेट लाइन कहाँ से शुरू होगी कहाँ पे खत्म होगी, ओरिजिन से कैसे आएगी, इंटरसेप्ट 0 है क्या, इंटरसेप्ट है, एल एन ए इंटरसेप्ट है। और दूसरा स्लोप किधर को होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। ये तो यार हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं। तो कैसा आएगा ग्राफ, देखो ग्राफ जो है वो ऊपर से शुरू होगा, यहां से कहीं से शुरू होगा और कहाँ जाएगा, नीचे को जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। ये मेरा स्लोप हो गया। स्लोप इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर, क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस साइन भी लगा देते हैं। और इंटरसेप्ट क्या है, ये अंकित क्या होता है, जहां पे लाइन वाई एक्सिस को कट करती है उसको इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट मेरा इंटरसेप्ट है, तो इसकी वैल्यू जो है वो सी है। तो यहाँ पे सी किसके बराबर है, एल एन ए के बराबर है। हाँ नाजिम, अभी फ़ोन कर रहा हूँ बेटा मैं आपको, ठीक है 15, हाँ। अच्छा बाहर बैठे हैं तो मैं 15-20 मिनट लगेगा फिर मुझे, ठीक है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई, ग्राफ भी आ गया, ए भी आ गया, वो भी आ गया, सब कुछ आ गया। अच्छा अगर स्लोप में थीटा में दिया हो, टेन थीटा, तो कौन सा वाला थीटा हमको पता होना चाहिए, हाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। स्लोप टेन थीटा से भी निकलता है। तो स्लोप अगर मुझे टेन थीटा से कहीं पे निकालना है, तो मुझे ये वाला एंगल अगर दिया होगा तो मैं टेन थीटा निकाल लूँगा, और अंदर वाला दिया होगा ये वाला, तब क्या करूँगा, तो ये वाला एंगल के लिए 180 माइनस थीटा कर दूंगा, तो वो वाला आ जाएगा ना बाहर वाला। चलिए अब इसको लॉग में कन्वर्ट कर दिए, इतना काम आप लोग कर दिए, इस इक्वेशन को लॉग में कन्वर्ट कर दिए।
लॉग जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उसको यूज कर लीजिए। ln x किसके बराबर होता है 2.303 लॉग x के बराबर होता है। इसका बेस e होता है, इसका बेस 10 होता है। तो इसको इक्वेशन को लॉग में बदलना है। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 2.303 log a is equal to 2.303 a minus e a upon r into 1/3। ये हो गया। और सिंप्लीफाई करें तो सबको 2.303 से डिवाइड कर दिए तो क्या बन जाएगा log k इज इक्वल टू log a। यहाँ पे log लिखना भूल गया मैं। log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/3। ये log की फॉर्म में हो गई सेम इक्वेशन। यही आया सबका। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे आज लीनियर इक्वेशन भी हमारी ख़त्म होती है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उसी के ऊपर बेस्ड, वो क्वेश्चन ट्राई करिए। ये बेटा बिल्कुल नया टॉपिक था इसलिए कोई इसमें पुरानी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे बताया ऐसे ही इसको याद कर लेना। क्वेश्चन लिखिए फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन frequency factor is 100 and activation energy is 19,140 जूल पर मोल। 19,140 जूल पर मोल क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। लिख लिया, दोबारा बोलूं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो है वो 100 है एंड एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 19,140। चलें आगे। चलिए फाइंड द रेट कांस्टेंट एट 727 डिग्री सेंटीग्रेड। 727 डिग्री सेंटीग्रेड। के निकालिए जल्दी से। सेम इक्वेशन लगेगी। फ्रीक्वेंसी फैक्टर किसका नाम है याद है ना। फ्रीक्वेंसी फैक्टर किसका नाम बताया था।
चलिए देखिए, आप लोगों ने ऐसे ही लिखा है फॉर्मूला, लॉग के इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फैक्टर ये है ए, ये हो जाएगा लॉग 100 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दी है 19,140 जूल पर मोल। यस, इसके बाद क्या लिखा है मुझे चेक करना पड़ेगा, इसलिए कि आप लोग बहुत ही ठंडे से रिस्पॉन्ड करते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू नहीं लिखी आपने, फॉर्मूले में टेम्परेचर भी तो है, तो टेम्परेचर कितना आएगा 8.314 होता है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314, और टेम्परेचर कौन लिखिएगा? अच्छा ऊपर लिख दिया है, ओके। बस आपने इतना लिख दिया, दैट मीन्स कि आप लोगों ने कर लिया, दिखाना तो। वो तो रह गया, लॉग में किया है ना, 2.303 भी तो आएगा मल्टीप्लिकेशन में, फॉर्मूला देखा नहीं आपने। 2.30 2 पॉइंट कहाँ है? अच्छा ये ठीक है, 2.303 8.314 फिर उसके बाद ये सब कर दिया, ये सब की ज़रूरत नहीं थी, मैंने नंबर ऐसे दिया था, आप खाली इतना लिख देते तो भी काम चल जाता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.303, उसके बाद आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर 1000, ठीक है। और जादू ये है, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, इसलिए वो ऐसा नंबर दिया था मैंने एक्टिवेशन एनर्जी का। कर लिए, आंसर आ गया, आंसर बताइए अब कितना आया है? चेक करिए 9, कॉपी में चेक करिए। हाँ, लॉग के की वैल्यू कितनी आएगी, कैसे निकाला 9, ये तो 1 हो गया, तो लॉग के तुम्हारा कितना आया है, इसके बाद ये 1 हो गया, ये देखो ये क्या हो गया log 10 की पावर 2 -1, और log 10 की पावर 2 क्या हो गया 2 log 10, और 2 log 10 क्या हो गया 2 -1, तो log के इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, हाँ log के इज इक्वल टू 1 आ गया, तो यस, तो ये में बेस 10 है इसका, तो 10 की पावर 1 इज इक्वल टू के, तो के इज इक्वल टू 10 आ गया, यस दैट्स राइट। अगर आपने यहाँ तक किया है तो ठीक है, log 100 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए in first order reaction
The rate constant is given by log k is equal to 10 minus 1.2 into 10 की पावर 4 divided by t. हो गया. For first order reaction, rate constant is given by this equation. If at temperature T, the T half, the value of T half क्या है? हाफ लाइफ. T half क्या है? ये है T half. इसको कहते हैं हाफ लाइफ. कितना? जितनी देर में रिएक्टेंट आधा हो जाए उसको क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ बोलते हैं. ठीक है. तो इस कैपिटल टी से इसको कंफ्यूज नहीं करना. तो टी हाफ जो है एट टेम्परेचर की टी हाफ इज 70 मिनट. फाइंड द टेम्परेचर. फाइंड द टेम्परेचर. ट्राई करिए थोड़ा सा. अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे दो वेरिएबल हैं. एक है रेट कांस्टेंट और एक है टेम्परेचर. तो पहले हम क्या निकालेंगे? क्या निकाल सकते हैं गिवन डाटा से? के निकाल सकते हैं. कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करके? टी हाफ वाला फॉर्मूला यूज करके. क्योंकि टी हाफ हमको दिया हुआ है ना. क्या दिया हुआ है? 70 मिनट है. तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? 0.693 डिवाइडेड बाय के. तो यहां से क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ. ठीक है. तो ये तो सिंपल दिख रहा है मुझे. अगर मैं 0.69 को, चलिए बाद में लिखता हूँ, ये नीचे 70 आ गया. तो 0.69 को मैं 70 लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -2 लगाना पड़ेगा. अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा तो कर सकता हूँ. 0.69 को मैंने 70 लिख दिया. तो क्या करना पड़ेगा? 2 डेसिमल को यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा तो 10 की पावर -2 हो गया और ये 70 कर दिया मैंने. ठीक है ना. तो ये कैंसिल हो गया. तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर -2. तो ये फॉर्मूला बेटा आपको अभी यहीं से आता नहीं है बस. तो इसलिए आप इसको खाली इसमें वैल्यू रखिए और टी की वैल्यू निकाल लीजिए. हेलो. जी जी राजेंद्र भैया खैरियत है.
जी जी, मैं अभी क्लास में था, मैं 10 मिनट में आपको कॉल बैक कर लूँ इसी नंबर पे? हाँ? जी जी, बन रहा है। मैं अभी 10 मिनट में बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, तो ये आ गया मेरा log 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 10 -1.2 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय टी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, टेम्परेचर आ जाएगा। हो गया, तकरीबन 1000 आएगा। यस, यूनिट क्या होगी? यहाँ पे टेम्परेचर सब में केल्विन में रखते हैं, शुरू में बताया था मैंने। ठीक है, चलिए, तो एक छोटा सा पार्ट इसी का नेक्स्ट, उसके बाद खत्म ये भी टॉपिक। फॉर डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है। तो हम लोग रेशो निकालेंगे फॉर टू टेम्परेचर। तो सपोज मेरा एक टेम्परेचर है T1 और दूसरा है T2। ठीक है, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कि T2 जो है ये बड़ा है T1 से। ठीक है, तो इस T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K1। ओके, और हमें मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा K2। ओके, तो दोनों के लिए इक्वेशन लिख दीजिए जल्दी से, आर्हेनियस इक्वेशन क्या हो जाएगी? log K1 इज इक्वल टू log A। अच्छा, टेम्परेचर चेंज करने से आर्हेनियस कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है ना, तो ये चेंज नहीं हो रहा। एक्टिवेशन एनर्जी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, हाँ, माइनस E/A/R, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 1/T। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। फिर log K2 इज इक्वल टू log A माइनस E/A/R 1/T2। ये इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा? इससे मेरी रेशो आ जाएगी दोनों की। कैसे आएगी? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, जल्दी से फॉर्मूला बना दीजिए। बनाओ बेटा जल्दी से फॉर्मूला। लॉग, बस लॉग ही का तो कमाल रह गया है। लॉग K1 इज इक्वल टू, जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा माइनस E/A/R। इसको मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? रेशो में, क्योंकि माइनस में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log K2
अपॉन K1। बस आ गया आंसर, ठीक है ना। और माइनस साइन को आप अंदर ले जाना चाहें तो अंदर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा E A अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हो गया लॉग K2 अपॉन K1। बोलो अंकित, समझ में आई ये वाला स्टेप। और T2 हमें पता है कि बड़ा है, तो ये वाला फैक्टर छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो माइनस करने पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा आर्हीनियस थ्योरी भी खत्म होती है। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट नहीं बढ़ता है। उसमें एक रिएक्शन है, एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। देयर आर सम रिएक्शंस, इसको बाद में लिखिएगा, आगे लिखिए। देयर आर सम reactions in which on increasing temperature rate constant does not follow Arrhenius equation। पहला एग्जाम्पल बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ, बताइए टेम्परेचर बढ़ाने पे बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ती है घटती है? भाई 35-40 तक बढ़ाओगी तो बढ़ जाएगी, और 100 बढ़ा दोगी तो कम हो जाएगी, ठीक है ना। कम कर दोगी तो भी कम हो जाएगी, तो ये आर्हीनियस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा, इसी तरीके से एक्सप्लोजन में क्या होता है, एक्सप्लोजन ठीक है, पहले तो रिएक्शन जो है वो धीरे धीरे जाता है, तो फिर एकदम से पहले अंदर धीरे धीरे रिएक्शन होता है, और फिर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है अंदर तो धीरे धीरे रिएक्शन होता है, और एकदम से फिर सडन रिएक्शन हो जाता है। तो ये भी आर्हीनियस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए, बस मेरे ख्याल से यही काफी है। इधर हो गया रेट, इधर हो गया टेम्परेचर। अगर आप बैक्टीरिया वाला का बनाएं तो उसमें ऐसा होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, इधर भी घटता है इधर भी घटता है। इसके लिए बैक्टीरिया, ठीक है, ये एक्सप्लोजन के लिए।